I am Amit Kumar Misra. Today we are going to learn the chapter first of geography. The name of this chapter is Resources and Development. जैसा कि आप सब जानते ही हैं, रिसोर्सेज मीन्स संसाधन, डेवलपमेंट मीन्स विकास। यानी हम इस चैप्टर में संसाधन और उनके विकास के बारे में जानकारी प्राप्त करें। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू learn the definition of resources. Okay, everything available in our environment which have human value, most important thing is which have human value and can be used to satisfy human needs. यानी हर वो चीज जो हमारे environment में मौजूद है, मानवीय वैल्यू को, मूल्यों को पूरा करती है और ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करती है, वो सारी चीजें रिसोर्सेज के अंतर्गत आएंगी। ठीक है, रिसोर्सेज। अब अगले नेक्स्ट टॉपिक पे, रिसोर्सेज शुड बी फर्स्ट नंबर पे इकोनॉमिकली फिजिबल। यानी रिसोर्सेज को कैसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत महंगा होना चाहिए रिसोर्स या बहुत उसमें टेक्नोलॉजी का यूज हो और उसके बाद भी वो रिसोर्स प्राप्त नहीं किया जा पा रहा है, नहीं। नंबर फर्स्ट पे रिसोर्सेज शुड बी इकोनॉमिकली फिजिबल, यानी रिसोर्सेज आर्थिक रूप से पहुंच में होने चाहिए या सस्ते होने चाहिए। नंबर सेकंड पे कल्चरली एक्सेप्टेबल, यानी हमारे कल्चर को सपोर्ट करने चाहिए। कल्चर के अगेंस्ट में जाके रिसोर्सेज का यूज हम नहीं कर सकते हैं। नंबर थर्ड पे टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, यानी उसको प्राप्त करने के लिए हमारे पास पर्याप्त टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। जैसे अगर कोई चीज, सपोज करिए कि एक लैंड है और उस लैंड में 1 किलो सोना दबा हुआ है, लेकिन उस लैंड में जब हम डिग या खुदाई करने जाते हैं तो उसको खोदने में जो कास्ट आ रहा है वो हमारे 1 किलो सोने से कहीं ज्यादा है, तो उसे हम रिसोर्स में नहीं लेंगे। हम उसे अगर रिसोर्स में लेंगे तो फिर वो बहुत कॉस्टली हो जाएगा। नंबर सेकंड पे जैसे बीफ है, यूरोपियन कंट्रीज में बीफ को एक रिसोर्स के रूप में लिया जाता है, फूड रिसोर्स, बट चूंकि हम लोगों के कल्चर में बीफ को या गौ मांस को प्रोहिबिट किया गया है, सो दिस इज नॉट कल्चरली एक्सेप्टेबल, सो बीफ हमारे यहाँ रिसोर्स नहीं है। नंबर थर्ड पे टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, यानी मानिए कोई चीज है जो पहाड़ में ही हमें कोई बहुत कीमती धातु की खुदाई करनी है, या हमारे एनवायरनमेंट में ही मान के चलिए कि बहुत मात्रा में, बहुत क्वांटिटी में हाइड्रोजन अवेलेबल है, लेकिन हम सारे क्वांटिटी के हाइड्रोजन को हम प्राप्त नहीं कर पा रहे, गेन नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी उसको सपोर्ट नहीं कर पा रही। तो इस प्रकार से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, तीनों पॉइंट, इसको आप लोग याद करिए। नेक्स्ट लेवल पे हम आते हैं, बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन। यानी ह्यूमन बीइंग, यानी हम सब ह्यूमन बीइंग्स उसके नेचर से है, टेक्नोलॉजी के माध्यम से वो नेचर से बहुत कुछ रिसोर्सेज प्राप्त करता है और उस रिसोर्सेज को प्राप्त करने में उसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस की मदद लेनी पड़ती है या उनका गठन करना पड़ता है। सो हमें समझना पड़ेगा कि कैसे फिजिकल एनवायरनमेंट यानी नेचर, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन एक दूसरे से कोरिलेटेड हैं। ओके, चलिए अब हम जानते हैं रिसोर्सेज के क्लासिफिकेशन के बारे में, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज आर मेनली क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स। नंबर फर्स्ट इज नेचुरल रिसोर्सेज, नंबर सेकंड इज ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज इज आल्सो क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स। ओके, आई विल रिपीट इट। Resources mainly classified into 2 parts. Number first is natural resources. Number second is human resources. जैसा कि आप सब जानते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज मीन्स ऐसे रिसोर्सेज जो बाय नेचर पाए जाते हैं या नेचर में पाए जाते हैं, और ह्यूमन रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो ह्यूमन बीइंग से जुड़े हुए होते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में।
human resources are also mainly classified into two parts. Number first is structures and institutions. यानी ह्यूमन बींग्स बहुत सारे स्ट्रक्चर्स और इंस्टीट्यूशंस फॉर्म करते हैं जो कि रिसोर्स का काम करते हैं, और ह्यूमन बीइंग की क्वालिटी और क्वांटिटी यानी स्किल भी रिसोर्सेज में काउंट होंगी। उसके बाद हम चलते हैं नंबर फर्स्ट पे, नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज आर आल्सो क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स। नंबर फर्स्ट इज रिन्यूएबल, नंबर सेकंड इज नॉन रिन्यूएबल। नंबर फर्स्ट इज रिन्यूएबल। जैसा कि आप सब जानते हैं, नाम से ही पता चल रहा है, रिन्यूएबल मतलब जो रिन्यूड किया जा सके, यानी दोज रिसोर्सेज, द रिसोर्सेज which can be renewed or reproduced through the process of physical, chemical or mechanical process. Okay, जैसे सनलाइट, एनर्जी, वाटर। 2. Okay, I'll repeat it. Number first is renewable resources. Renewable resources are resources which can be renewed or reproduced through the process of through physical and chemical and mechanical process. Renewable resources में जैसे सोलर लाइट, वाटर एक्सेट्रा, ये सब चीजें रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आएंगी। नंबर सेकंड इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में नंबर फर्स्ट, इसको रिसाइक्लेबल और नॉन रिसाइक्लेबल में बांटा जा सकता है। तो रिसाइक्लेबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जिनको दोबारा रिसाइकिल करके पाया जा सकता है। जैसे मेटल्स, मेटल्स को हम दोबारा पा सकते हैं, प्लास्टिक को हम लोग दोबारा यूज कर सकते हैं। नॉन रिसाइक्लेबल रिसोर्सेज में जैसे फाजिल फ्यूल्स, तो इसे हम एक बार खर्च कर देते हैं, फिर ये हम इसको रिसाइकिल नहीं कर पाते हैं, तो ये नॉन रिन्यूएबल के पार्ट्स हो गए। रिन्यूएबल में दो पार्ट्स हम और करेंगे। नंबर फर्स्ट पे कंटिन्यूअस और फ्लो, यानी लगातार क्रम में जो रिसोर्सेज अवेलेबल रहती हैं वो कंटिन्यूअस रिसोर्सेज कहलाती हैं, जैसे विंड और वाटर। तो हवा और पानी ये सब हमें हर जगह कंटिन्यू मिलती ही रहती हैं। इसी में नंबर सेकंड पे है बायोलॉजिकल रिसोर्सेज। बायोलॉजिकल जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, बायो मतलब जीवन। तो बायोलॉजिकल रिसोर्सेज को हम दो भागों में बांटेंगे। नंबर फर्स्ट पे नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन का आप जान ही रहे हैं, मतलब फॉरेस्ट उसमें आ जाता है, ट्रीज आ जाते हैं, पेड़ पौधे आ जाते हैं। नंबर सेकंड पे वाइल्ड लाइफ आ जाता है। इस तरीके से हम देखते हैं कि हमने रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन कर लिया। तो ओके, लेट्स मूव ऑन। हम निम्नलिखित बेसिस पे रिसोर्सेज को बांटेंगे। नंबर फर्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, यानी ओरिजिन के आधार पे रिसोर्स कितने प्रकार के होते हैं। नंबर फर्स्ट इज बायोटिक, नंबर सेकंड इज एबायोटिक। बायोटिक रिसोर्सेज आर रिसोर्सेज which can be obtained from biosphere and have life. ह्यूमन बीइंग, हम खुद बायोटिक रिसोर्स में आएंगे। लाइव स्टॉक, फ्लोरा एंड फौना, यानी पशु पक्षी और वनस्पतियां और फिशरीज वगैरह, ये सारी चीजें बायोटिक रिसोर्सेज में आएंगे। नंबर सेकेंड इज एबायोटिक रिसोर्सेज। बायोटिक का अपोजिट है एबायोटिक। इसका मतलब है ऐसे रिसोर्सेज जिनमें जीवन नहीं है, जैसे रॉक्स, मिनरल्स, ये सारी चीजें आपकी एबायोटिक रिसोर्सेज में आ जाएंगी। नंबर सेकेंड इज ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, यानी एग्जॉस्टिबल है कि नहीं आपका रिसोर्स। तो इस बेसिस पे दो भागों में बांटा गया है। नंबर फर्स्ट इज रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नंबर सेकेंड इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को हम पहले पढ़ चुके हैं। नंबर थर्ड जो बेसिस है क्लासिफिकेशन का, वो है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ठीक है, यानी
किसका है, वो मालिकाना हक किसका है। नंबर फर्स्ट इज, यानी इस बेसिस में 4 पॉइंट बनेंगे। नंबर फर्स्ट इज इंडिविजुअल रिसोर्सेज। आपने सुना होगा कि सरकार ने भूमिहीन किसानों को बहुत सारी जमीन या खेत पट्टे पे दे रखा है और वो उसमें खेती करते हैं, तो वो रिसोर्स इंडिविजुअल रिसोर्स में चला जाएगा। बहुत सारे तालाब को पट्टे पे दे दिया जाता है, पॉन्ड्स को, तो वो इंडिविजुअल रिसोर्स में चला जाएगा। जस्ट लाइक प्लॉट्स, हाउसेज, पॉन्ड्स, वेल्स, ये सब आपके क्या है, इंडिविजुअल रिसोर्सेज। नंबर सेकंड इज कम्युनिटी। कम्युनिटी मीन्स वो रिसोर्सेज जो किसी इंडिविजुअल के ना होके पूरी की पूरी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, ऐसे रिसोर्सेज को कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज बोलते हैं। यानी उनमें मालिकाना हक किसका होता है, कम्युनिटी का, पूरे के पूरे समुदाय का। जैसे फॉर एग्जांपल पार्क, पार्क किसी एक आदमी का होता है नहीं, पार्क कम्युनिटी का होता है। प्लेग्राउंड, आपके बहुत सारे बीच होते हैं, वो सब कम्युनिटी से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। नेशनल, थर्ड इज नेशनल रिसोर्सेज, जो देश से जुड़े हुए रिसोर्सेज हैं। जैसे बहुत बड़ी बड़ी जो सड़कें हैं, आपके रेलवे का यातायात है, और सोलर एनर्जी हो गया, रिवर का पानी हो गया आपका, उससे जो बिजली बनती है वो सब आपके किस में आ जाएंगे, नेशनल रिसोर्सेज में। एक जो इम्पोर्टेंट बात है वो है किसी भी कंट्री का जो कोस्टल एरिया होता है उससे जुड़ा हुआ अगर कोई ओशियन है, यानी कोस्टल एरिया से 12 नॉटिकल मील, नॉटिकल मील जो है ओशियन डिस्टेंस को काउंट करने के लिए नॉटिकल मील यूनिट को यूज किया जाता है। तो कोस्टल एरिया से, यानी देश के कोस्टल एरिया से समुद्र की ओर 12 नॉटिकल मील यानी 12 नॉटिकल मील की दूरी तक जो कुछ भी संसाधन पाए जाते हैं, चाहे वो मछली हो, चाहे वो पेट्रोल हो या फॉसिल फ्यूल, जो कुछ भी हो, नेचुरल गैसेस हो, वो सब नेशनल प्रॉपर्टी में आएंगी। 12 नॉटिकल मील में 22.22 किलोमीटर एरिया आता है, ठीक है। उसके बाद नंबर 4 जो रिसोर्स है ओनरशिप में, वो है इंटरनेशनल रिसोर्सेज। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जिन रिसोर्सेज को बढ़ावा देती हैं या उन पर उनका हक होता है, उन्हें इंटरनेशनल रिसोर्सेज कहते हैं। हर देश के समुद्री भाग में एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है। उस एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में वो मनचाहा व्यापार कर सकते हैं या आर्थिक गतिविधियां जारी कर सकते हैं। उस एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से आगे 200 नॉटिकल मील से या उससे आगे जो भी दूरी है, उसमें जो भी गतिविधियां होंगी वो किसी देश से जुड़ी हुई नहीं होंगी, वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस या सभी कंट्रीज से जुड़ी हुई होंगी। तो वहां के पाए जाने वाले रिसोर्सेज को हम इंटरनेशनल रिसोर्सेज कहेंगे। जैसे हाल में ही साउथ चाइना सी में चाइना ने इस 200 नॉटिकल यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से भी आगे 200 नॉटिकल मील से भी परे जाके वहां पे समुद्र में अपना दावा ठोकने लगा और वहां की चीजों को, वहां के रिसोर्सेज को वो अपना बताने लगा, जिसकी वजह से आज वर्ल्ड लेवल पे अमेरिका और बहुत सारे देशों से चाइना का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। नंबर 4 इज ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। नंबर 4 इज ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, यानी उनका विकास के आधार पे हम रिसोर्सेज को कैसे बांट सकते हैं। तो जी हाँ, नंबर फर्स्ट पे पोटेंशियल रिसोर्सेज। ये वो रिसोर्सेज हैं जो पोटेंशियल तो रखते हैं कि उनका विकास हो सकता है, उनका यूज हो सकता है, बट हमारी सरकारों ने अभी उन पर ध्यान नहीं दिया है। जैसे सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी जो हमारे वेस्टर्न राजस्थान और गुजरात इलाके में बहुत अच्छे पैमाने पर पैदा की जा सकती है, लेकिन हमारी सरकारों ने अभी उस पर ध्यान नहीं दिया है। नंबर सेकंड इज डेवलप्ड रिसोर्सेज। डेवलप्ड रिसोर्सेज आर रिसोर्सेज विच आर फुल्ली सर्वेड, यानी उनका अच्छे से सर्वे हुआ है, वो डेवलप की गई हैं और उनमें क्वालिटी और क्वांटिटी को चेक किया गया है, यानी ऐसे रिसोर्सेज में कितनी क्वालिटी है और कितना क्वांटिटी है ये अब तक पता लगाया जा चुका है। जैसे
झारखंड और छत्तीसगढ़ में जो भी कोयला के खाने हैं उसके बारे में, वो डेवलप्ड खाने हैं, उनके बारे में काफी कुछ जानकारी हो चुकी है। नंबर थर्ड आपका स्टॉक आता है। ओके, लेट्स मूव ऑन। नंबर थर्ड पे हमारा स्टॉक रिसोर्सेज है। स्टॉक रिसोर्सेज आर रिसोर्सेज विच, जहां पे हमें ये तो पता है कि वो ह्यूमन नीड्स को फुलफिल करेंगे, यानी दे कैन सेटिस्फाइड ह्यूमन नीड्स, बट दे आर नॉट प्रॉपरली यूटिलाइज्ड, यानी अच्छे से उनका इस्तेमाल नहीं किया गया है। किस कारण से? ड्यू टू लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जिसकी वजह से हम उनको फुली यूटिलाइज कर सकें। जैसे हमारे एनवायरनमेंट में बहुत सारी हाइड्रोजन गैस पाई जाती है, लेकिन हाइड्रोजन गैस का फुल्ली यूटिलाइजेशन करने के लिए हमारे पास अभी कोई टेक्निक ऐसी नहीं आई है। तो नंबर 4 पे चलते हैं। नंबर 4 रिजर्व्स आपका रिसोर्सेज है। रिजर्व्स रिसोर्सेज आर रिसोर्सेज, इसमें बहुत सारी जो रिसोर्सेज होते हैं उनको रिजर्व किया जाता है, संरक्षित किया जाता है, सुरक्षित किया जाता है टू द मीट ऑफ फ्यूचर चैलेंजेस, यानी भविष्य की जो चुनौतियां हैं उनको टैकल करने के लिए रिजर्व्स रिसोर्सेज को रखा जाता है। जैसे नदी के ही किनारे जहां पे बिजली उत्पादन केंद्र बनाए जाते हैं, वहीं आसपास डैम भी बना लिया जाता है और उसमें पानी स्टोर करके रखा जाता है, ताकि अगर कभी नदी का पानी सूख जाए या नदी में पानी कम हो जाए और उससे जो बिजली का उत्पादन रुक जाए, तो हम उस डैम में संरक्षित पानी का यूज करके बिजली के उत्पादन को जारी रख सकते हैं। या इन फ्यूचर डैम हो गया आपका, या फॉरेस्ट हो गया, फॉरेस्ट जो है हम कंजर्व करते हैं, और बहुत सारी चीजों को भी हम वाटर जो है कंजर्व कर रहे हैं। तो ये सारी चीजों का मतलब ही यही होता है कि हमारी आज के विकास की शर्त पे हम अपने फ्यूचर जनरेशन की जो फ्यूचर जनरेशन है या पीढ़ी है, उसकी आवश्यकताओं को नहीं मार सकते हैं। इस तरीके से आप सबने देखा कि हमने कैसे रिसोर्सेज को स्टडी किया। थैंक यू।